नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, जिनसे हर सब्जेक्ट का वेटेज लगभग 80% के करीब रहता है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पे भी आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई, वहाँ पे जा कर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियोज कैसे लग रहे हैं, इसका भी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका एक सजेशन वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ हम लोगों को देखना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दोस्तों वो बॉडीज़ होती हैं जिनका जो मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, और जो उनको पावर भी ड्राइव होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझें तो कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के रूप में मेंशन है, किसी आर्टिकल में उसका डिस्कशन किया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। उसी तरीके से कुछ लिस्टेड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसमें से क्या है दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को बॉडीज़ के बारे में बता दिया है। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं। अगर इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा तो इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, या मैं ऐसा करूँगा कि किसी एक वीडियो में सेपरेट इसका वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँ। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का। ठीक, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो ये दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताती हैं, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में हमको इन दोनों संस्थाओं से पता चलता है। इससे क्या होता है कि जो पावर होती है वो नीचे स्तर पे भी दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग ऊपर हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर रहे, जो निचले स्तर पे भी लोग हैं उनको भी हाथ में भी पावर पहुँचे। जो समाज की निचली इकाइयाँ हैं, ग्राम स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर, वहाँ पर भी लोगों को शक्तियाँ मिलें। तो उसी के लिए ये दोनों संस्थाओं का गठन किया गया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचायत के बारे में। अधिकतर इसमें वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि टाइम कम है तो उसी हिसाब से हम लोगों को एक ऐसा वीडियो बनाना है जिससे आप लोगों को ज़्यादा आउटकम मिल सके, तो इसीलिए इसमें फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचायत को किस पार्ट में मेंशन किया गया है। तो पार्ट 9 में आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायत का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन सन 1992 से, जिसमें 29 विषयों का डिस्कशन किया गया है, वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी पंचायत से ही रिलेटेड है। पंचायत आपका एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। इससे जो रिलेटेड इलेक्शंस होते हैं वो किसके सुपरविजन में होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है, और इनका जो टेन्योर होता है वो भी आपका 5 साल का होता है। अगर हम बात करें डीपीएसपी में भी हमारे पंचायत के बारे में डिस्कशन किया गया, तो पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें पंचायत के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद नंबर 40। सबसे पहले एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि ऐसा कौन सी स्टेट थी जहाँ पर पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था, जिसने सबसे पहले मतलब इस्टेब्लिश किया था वहाँ पर, तो वो राजस्थान है 1959 में। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने। ये आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं। कुछ कमिटीज़ हैं जो हमेशा पूछी ही जाती हैं, या तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ जाती हैं, उनका ईयर पूछ लिया जाता है, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कमिटी है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि
1957 में गठित हुई थी। इसने जो रिकमेंडेशन दी थी 3 टियर की रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जो आपकी ग्राम पंचायत होगी वो विलेज लेवल पर होगी, जो आपकी पंचायत समिति होगी वो आपके ब्लॉक लेवल पर होगी, और जो आपकी जिला परिषद होगी वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। अब बात करते हैं हम लोग अशोक मेहता समिति की, तो ये 1977 में गठित हुई थी। इसमें और उसमें अंतर बस इतना ही है कि जहाँ से बलवंत राय ने आपको 3 टियर के बारे में बताया था, इन्होंने सिर्फ 2 टियर की बात की। इन्होंने ये भी बोला कि पंचायत जैसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जरूर मिलना चाहिए। ठीक, फिर आती है GV राव समिति जो कि 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति जिसका डिस्कशन भी गठन भी 1986 में हुआ। फिर उसके बाद आता है PK थुंगन समिति जिसका गठन 1988 में हुआ। जिस तरीके से अशोक मेहता की समिति ने सिफारिश की थी कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जो 1988 में PK थुंगन की समिति बनी थी दोस्तों, उन्होंने भी ये बोला था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसमें जो एज होती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हम पंचायत से रिलेटेड वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो म्यूनसिपैलिटीज़ को आप जानते हैं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 से, जिसमें आपके 18 विषयों के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया। पार्ट की बात करें तो पार्ट 9 ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। इसका भी जो टेन्योर रहता है वो 5 साल का ही रहता है। जो सुपरविजन करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करती है। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बार बार आपको पेपर में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 243I। इसमें क्या है कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जा सकता है ताकि म्यूनसिपैलिटीज़ की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा की जा सके। म्यूनसिपैलिटीज़ की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए जब फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है 243I में। जिस तरीके से पंचायत में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले कहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया गया तो उसका आंसर राजस्थान था। ठीक उसी तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी वो आपकी मद्रास में हुई थी। और आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर थे आपके लॉर्ड रिपन। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इस छोटे से टॉपिक से जो हमने कवर किया है, जो डिटेल में हमने देखा है, ये आपका वो सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लेगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो मेंशन किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 17 में इसका मेंशन किया गया है। दोस्तों ये जो पार्ट्स और जो शेड्यूल मैं बार बार बोल रहा हूँ इन सबको अच्छे से आपको पहले पार्ट में जो इसका इस सीरीज का जो पहला पार्ट है उसमें आपको याद कराया गया है। उसकी जो लिंक है वो भी आपको दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड मेंशन किया गया है। 343 से लेकर के 351 तक आधिकारिक भाषा के बारे में हमारे संविधान में डिस्कशन किया गया है। जो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था वो BG खेर की अध्यक्षता में बना था 1945 में। कब बना था दोस्तों? BG खेर की अध्यक्षता में बना था पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि अनुच्छेद 344 खंड 4 जो है वो उसमें हमारे पार्लियामेंट समिति के बारे में बात करी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। पार्लियामेंट कमेटी जो ऑफिशियल लैंग्वेज पे बनती है उसमें कितने मेंबर होते हैं? उसमें दोस्तों टोटल 30 मेंबर होते हैं, जो कि 20 मेंबर जिसमें लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर आपकी राज्यसभा से होते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं तो वो सभी भाषा जो 8वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं वो सब ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती हैं। अब इसमें जो कुछ लैंग्वेज जैसे पहले 14 थी बाद में 22 हो गई, तो वो जो कौन सी बढ़ी तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 संविधान संशोधन हमको याद रखने हैं, 21वां, 71वां और 92। 21वां 1967 में हुआ, जो 71वां वाला है वो 1992 में हुआ और जो आपका 92 वाला है वो आपका 2003 में हुआ। जो 21वां संविधान संशोधन है उससे सिंधी भाषा जोड़ी गई और जो आपका 71वां संविधान संशोधन है उससे मेरे दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी।
अब अगर हम लोग बात करें अपने 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इससे 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था वो 1949 में मिला था, और तारीख क्या थी, 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं। बाकी तो अभी लाइन से सारे आर्टिकल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ 2 आर्टिकल्स ऐसे जो बार बार यूपी पीसीएस पूछ ही लेता है। उसमें सबसे पहले आता है आपका 348(1)A, जिसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज रहेगी वो कैसी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में 350A, जिसमें आपका यह प्रावधान है कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाएंगे प्राइमरी स्टेज पर वो मातृभाषा में दिए जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड आर्टिकल हैं 343 से लेकर के 351 तक, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको। तो 343 में हमारी बात करी गई है यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। 344 में बात करी गई है कि कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा के ऊपर जो समिति या आयोग बनाया जाएगा पार्लियामेंट का, उसका डिस्कशन जो किया गया 344 में किया गया। 345 में आपका किया गया है कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। 346 में जब कोई कमीशन या कोई कमिटी है जो कम्युनिकेशन जब होगा आपका किन्हीं 2 राज्यों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में, तो किस आधिकारिक भाषा का यूज किया जाएगा वो 346 में मेंशन किया गया है। 347 में स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। फिर जो आपका 348 है उसमें लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाएगी। 349 में है आपका स्पेशल प्रोसीजर फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ क्रिएशन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। फिर उसके बाद कुछ हैं आर्टिकल जैसे कि 350, 350A, 350B, 351। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो 351 ही है, जो है आपका जिसमें हिंदी लैंग्वेज के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 351 है। ठीक, बाकी इसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क करना पड़े मुझे तो 343, 344, 346, 348 और आपका 351, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किन किन भाषाओं को मिला है। तमिल को, तेलुगु को, संस्कृत को, कन्नड़ को, मलयालम को और ओडिया को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। एक एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आधिकारिक भाषा अधिनियम, ये किस सन में आया, 1963 में आया। ठीक है दोस्तों। फिर एक फैक्ट है आपका बरुही। बरुही क्या होता है, वैसे तो ये बलूचिस्तान की भाषा है लेकिन यह द्रविडियन फैमिली में बिलोंग करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, अपने जो एग्जाम की टेंडेंसी है वो इसी तरीके की है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप साल भर तो कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हैं, अगर लास्ट में इसी तरीके को फैक्ट्स को आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो 80 के बाद की जो टेंडेंसी है, जो कट ऑफ है, जो नंबर ऑफ मार्क्स है, उसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इन फैक्ट्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट में उनको अटेम्प्ट करेंगे, तब आप इजीली इन फैक्ट्स को रिटेन कर पाएंगे। आपका कोई सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।